गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा सेकेंड चैप्टर हम कर रहे थे पॉलिनोमियल्स, तो एक्सरसाइज हमने 2.3 कर ली थी। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को नहीं है कोई डाउट? बताओ बेटा। तो फिर आगे चलें। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे करने के लिए, आप लोगों ने कर लिए वो एग्जांपल? बताओ बेटा, उनमें किसी में कोई प्रॉब्लम है तो देखो, 8th क्लास में भी आपने वो पढ़े थे कि फैक्टराइजेशन के मेथड पढ़े थे आपने, है ना? एक तो कॉमन लेके हाईएस्ट एचसीएफ लेके आपने पढ़ा था, ठीक है? 8th क्लास में आप लोगों ने एक कॉमन मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, शायद आपने किया उसमें 8th क्लास में, है ना? तो फैक्टराइजेशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कल, बताओ कौन बताएगा मुझे? फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या बताया था बेटा कल? बेटा फैक्टराइजेशन में फैक्टर करना मतलब वही एक इजी, मैंने एक सिंपल वर्ड यूज किया था, क्या किया था बताओ महक? मल्टीपल नहीं, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना किसी को भी। तो फैक्टराइजेशन करना किसी का भी यानी उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना, ठीक है? यानी फैक्टर्स, उसके जो फैक्टर्स है उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम करते थे ना। तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। मैंने बताया था आपको, ये याद रखने दो वर्ड्स, मल्टीपल और दूसरा फैक्टर, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है? हाँ, मल्टी। तो फैक्टर्स, अब जैसे 11th एग्जांपल था आपका, एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ। इसी क्वेश्चन में दो पार्ट पूछ लिए गए हैं। पहले पूछा था x प्लस टू क्या इसका फैक्टर है, जैसे पहले पूछा है कि x प्लस टू जो है किसका, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस, हाँ, क्या x प्लस टू इसका फैक्टर है? यानी ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकता है? जैसे मैं इसके नीचे एक कांस्टेंट का एग्जांपल लेके लिखता हूं, तो आप देखना, क्या 3 फैक्टर है 42 का, है ना? यानी क्या इसको ये पूरा डिवाइड कर पाएगा? तो हम चेक कर लेते हैं, इसको तो हम इजीली चेक कर सकते हैं। 42 को 3 पे, 3 1 3 1 फिर 2 4, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो यानी 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12, यानी 3 इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है ना? अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, 0 आना ही चाहिए, ठीक है? तो इसी तरीके से इसको समझो आप, ये आपका 3 की जगह x प्लस टू हो गया, एक वेरिएबल पोलिनोमियल, और एक 42 की जगह ये पोलिनोमियल होगी, ठीक है? तो अब ये चेक करना है कि या x प्लस टू इसका फैक्टर है, तो वही मेथड अब आपके माइंड में आना चाहिए। फैक्टर के लिए हमें क्या चेक करना है, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 चेक करना है ना? तो अब आप इसको या तो डिवाइड कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या रिमाइंडर थ्योरम लगा लो। हमें तो सिर्फ फैक्टर बताना है, तो इजी मेथड हमारे लिए कौन सा रहेगा, रिमाइंडर थ्योरम वाला। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका 0 निकाल देंगे। ये जी एक्स है आपके लिए, है ना? जी एक्स हो गई x प्लस टू, तो इसका x प्लस टू को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। x आ जाएगा बेटा यहाँ पे -2, ठीक है? उसके बाद -2 जो x आया वो इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, ठीक है? यहाँ पुट करना, पुट इन px, इसको px नाम डाल लेना। यहाँ पे -2 का क्यूब प्लस 3x², 3 इंटू में x यानी -2 और उस पर स्क्वायर प्लस का 5 इंटू -2 प्लस -2 का क्यूब, माइनस का क्यूब तो हो गया a माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से 12।
5 मल्टीप्लाई -2 -10 और प्लस का ये, पहले माइनस माइनस वालों को ऐड कर लो, -8 और -10 कितना हो गया, -18, +6 और +12, ये भी प्लस का 18 हो गया, तो प्लस का 18 से माइनस का 18 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया बेटा, 0। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम लगा के चेक करा कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये रिमाइंडर आता है लास्ट में, पता है ना आपको, तो रिमाइंडर इज 0। तो अब कह सकते हो कि x+2 इसका फैक्टर है, बताओ या नहीं, बोलो। यस सर। हाँ, तो समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, अब ऐसे इसमें दो पार्ट दे दिए, वो कह रहा है कि क्या ये x+2 2x+4 का भी फैक्टर है, तो वो ये यहाँ से जो -2 की जो वैल्यू थी वो इसमें पुट कर लेके चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब 12th क्वेश्चन देखो एग्जांपल का, किए बेटा, पहले मुझे बताओ आपने 12th किया है कि किसने किया है, वो बताना मुझे। एग्जांपल 12th एग्जांपल किस किसने किया है बेटा? किसी की आवाज नहीं आ रही, किसी ने नहीं किया? खुशी, महक, नो सर। खुशी किया तुमने? महक, महक किया है? ये 12th क्वेश्चन किया है आपने, एग्जांपल का 12th, एग्जांपल नंबर 12 नहीं किया? क्यों बेटा, आया नहीं, आया नहीं, किया नहीं? अच्छा अच्छा, क्यों नहीं किया बेटा, काम देते होमवर्क देते तो किया करो ना। हरमन, हरमन, किया है तुमने? क्यों, बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, देख लो एक बार सभी ध्यान, लेकिन ध्यान से देखोगे, बोलो। हाँ, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन को रीड कर लो, बुक है तो सामने, बुक रखो। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज ए फैक्टर। अब बेटा वो कह रहा है एक के है ना, एक आपकी px में एक अननोन वेरिएबल डाल दिया के, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। इफ, यदि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, यानी x-1 फैक्टर गिवन दे दिया आपको, यानी x-1 जो है फैक्टर है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को समझो, सॉल्यूशन बाद में। एक ऐसा वेरिएबल है, चलो वेरिएबल की बात छोड़ते हैं, कह रहा है x-1 इज ए फैक्टर, यानी x-1 फैक्टर है तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि जब कोई किसी का फैक्टर होता है तो कंप्लीट डिवाइड होता है और रिमाइंडर क्या देता है, 0। क्लियर है इतना? बेटा क्लियर है इतना? यस सर। हाँ, जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो हमेशा डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देगा, कंप्लीट डिवाइड होता है। तो यहाँ पे वो खुद कह रहा है, पूछ नहीं रहा, बता रहा है, इफ x- इज ए फैक्टर, फैक्टर है, तो फैक्टर है तो ये रिमाइंडर क्या देगा, अगर इसका 0 निकाल के इसमें पुट करते हैं, और gx का निकाल के 0 px में पुट करते हैं तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा, यानी श्योर है यहाँ पे। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, अब पहले हम लिखते हैं हमारा px, ठीक है, px क्या है हमारा, px है हमारे पास बेटा 4x³ + 3x², 4x³ + 3x² -4x प्लस का k, और gx कौन हो गया, x+2, सॉरी x-1। क्लियर है बेटा? जहां भी डाउट लगे वहीं से पूछ लेना, रोक देना बीच में से ही, ठीक है? yes, हाँ, अब वो कह रहा है कि gx इसका फैक्टर है, गिवन है, गिवन है ना, तो पहले हम gx का वो निकाल लेते हैं 0, यानी x-1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ये gx का 0 आ गया। अब हमें पता है कि जो है ना, ये gx जो है इस px का फैक्टर है, यानी x-1 इज ए फैक्टर है। जब इस पोलिनोमियल को
4x³ प्लस 3x² माइनस का 4x प्लस का k। जब इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा लास्ट में हमारा? नहीं नहीं, करना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको एक चीज कि वो खुद खुद कह रहा है क्वेश्चन में कि x-1 जो है इसका फैक्टर है। ये x-1 जो है ना इसका फैक्टर है। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को जो हमें दे रखी है और x-1 से डिवाइड करता हूँ तो आपके हिसाब से रिमाइंडर कितना आना चाहिए? आना चाहिए ना। क्यों आना चाहिए 0? क्योंकि क्या है ये x-1 इसका क्या है? हाँ फैक्टर है। ये चीज सबको क्लियर है कि रिमाइंडर 0 आएगा। चलो ठीक है। तो अब क्या करना है, यानी आपको 100% पता है जो p ऑफ x है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, है ना, p ऑफ 1, क्योंकि 0 है 1, तो p ऑफ 1 का आंसर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर 0 आएगा, ये पक्का पता है आपको भी अच्छे से, है ना। यानी इसका 0 जब इसमें रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो p ऑफ 1 यानी इसका मतलब 0 आएगा। तो p ऑफ 1 अब हम पुट करते हैं हर जगह जहाँ x है 1, p ऑफ x में, p ऑफ x की जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, ये लिखो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 चलने दो, और इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करो। 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस का k। ठीक है, चलो 1 का क्यूब 1, 4 × 1 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 × 3 माइनस 4 × 1 -4 प्लस का k इज इक्वल टू 0। चलो माइनस के 4 से तो प्लस का 4 कट गया, ये रहा। ये क्या बचा? प्लस का 3 और प्लस का k इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, यानी आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -3। समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ। ये जबकि इसका फैक्टर था तो 100% p1 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि खुद कह रहा फैक्टर है तो हमें यहाँ वैल्यू पता चल गई है कि रिमाइंडर 0 है, यहाँ रिमाइंडर ही आता है, ठीक है। जब ये पुट करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, इसलिए 0 ही लेके चलेंगे क्योंकि फैक्टर है। फिर p1 रख देंगे इसमें, जहां जहां पे इसमें x है वहां पे 1 रख देंगे। सिर्फ k अकेला ऐसा बचेगा जिसकी वैल्यू में नहीं पता, बस वही बचेगा अकेला और उसी की वैल्यू में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब तुम लोगों ने किए नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। स्कूल में कराए थे तब कर लिए थे। यस सर, तो इसलिए नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर आते थे वैसे। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। चलते हैं जो हमारे पास, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ी होगी, कभी मैंने बताई थी, इसकी डिग्री 2 होती है। लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री, ठीक है। अब हम एक फैक्टराइजेशन का एक अलग और मेथड यूज करते हैं। देखो फैक्टराइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कॉमन फैक्टर मेथड होता है, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था। फिर होता है मेरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सुना है बेटा? किस किसने सुना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या किया भी हो किसी ने? बताओ। हाँ किया है तो आता है, किसको बताओ। बताओ बेटा। महक आता है? और हरमन? हरमन आता है ये? चलो ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ। इस मेथड को देखना, फैक्टर कॉमन सॉरी ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टराइजेशन का एक मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। अब देखो ये कब काम आता है बेटा, जब हमारा कोई कॉमन फैक्टर मेथड ना हो और हमें 3 टर्म दे रखी हो, ठीक है। तो देखो इसको फैक्टराइजेशन का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 13 है, सब देखेंगे। 6x² प्लस 17x
+5। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है बेटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, हमें इसको फैक्टराइजेशन करना है। आप देख रहे हो 3 टर्म है और तीनों के बीच में प्लस है या माइनस भी हो सकता है, सेपरेट करते हैं जो प्लस माइनस। हमें इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है। जैसे मैं आप अभी एक एग्जांपल लेता हूँ कॉन्स्टेंट का, ताकि आपको अच्छे समझ आए। मान लीजिए 2 है, यहाँ पे इसके लिए 3 है और ये 7 है ना। अभी ये 3 टर्म है और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसकी जो फॉर्म है वो चेंज करनी है, प्रोडक्ट की फॉर्म करनी है। ठीक है, अब यहाँ तो हम कर सकते हैं 2 3 5, 5 और 7 12 हो गया ये। ठीक है, इनको तो हमने कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे 12 को? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4, 4 3 या 12, यानी ये भी 12 ही है। तो यानी इसकी फॉर्म है ये 2 + 3 + 7 की फॉर्म है 2 इंटू 2 इंटू में 3। ठीक है, यानी ये 3 टर्म थी, 3 टर्म से हमने सिंगल टर्म बना दी और वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में बना दी, जो कि 12 ही है। ये भी 12 है, ये भी 12 है। क्लियर है? हाँ, इसी तरीके से हम ये 3 टर्म दे रखी है, इन 3 टर्म को इस तरीके से लिखता है कि प्रोडक्ट की फॉर्म आ जाए। ठीक है, अब कैसे करना है प्रोडक्ट की फॉर्म? यहाँ पे देखो कोई कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी मैक्सिमम कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1 के अलावा तीनों टर्म में। और हमारे यहाँ ग्रुप भी नहीं, में ग्रुपिंग भी नहीं हो रही। ग्रुपिंग मेथड भी पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में, है ना। जैसे 2 4 टर्म हो तो 2 2 के ग्रुप बना के हम कर लें। तो ये हम नेक्स्ट मेथड अब पढ़ रहे हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ध्यान से सुन लेना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना होता है बेटा, फर्स्ट टर्म पहले तो अरेंज होनी चाहिए। पोलिनोमियल हमेशा अरेंज होनी चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिग्री के, है ना। पहले फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा लास्ट टर्म से, कांस्टेंट टर्म जो होगी। फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लास्ट टर्म से, यानी कांस्टेंट टर्म से। तो 6 है और 5 है, तो 6 इंटू 5। ध्यान रखना, साइन भी देखना है, यहाँ प्लस का, ये भी प्लस का है, तो आंसर प्लस में आएगा। तो 6 इंटू 5 हो गया आपके पास 30। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? हाँ, क्या करना है, अरेंज अरेंज होनी चाहिए और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ गया 30। ठीक है, 30 आ गया। अब जैसे कि नाम है इसका मेथड का, तो वही जैसे नाम है तो उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी मिडल टर्म को तोड़ना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, हमें पता है ग्रुपिंग कर रहे हैं एक तरह से। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा हम ऐसा करते क्यों है। ठीक है, हमें क्या मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब अलग करना है, तोड़ना है 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो इसको किस तरह से स्प्लिटिंग करें, देखो मैं इजी मेथड बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर आपको ना अपने आप को थोड़ा सा वो करना है कि हम डायरेक्ट स्टेप को कम करते रहें। ठीक है, हमारे पास यहाँ प्लस का 17 है, प्लस का 17। बाकी मैं सब एडिटिव लिखूंगा। ठीक है, ये प्लस का 5 भी मैं पीछे एडिटिव लिखता हूँ, बच ये प्लस के 17 की टर्म, है ना। तो ये प्लस, ये 17 सपोज मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल रखा है, सपोज ब्रैकेट लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 17 हो गया आपका अंदर सपोज, और ये बाहर एक्स लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? मैंने कुछ नहीं किया अभी, बताओ कोई डाउट नहीं यहाँ तक? हाँ, तो एक्स एडिटिव बाहर लगा हुआ है, 17 ये रहा। ठीक है ना। अब आपको 17 को 2 टर्म में तोड़ना है, 17 को 2 टर्म्स में ब्रेक करना है, कि जिनको ऐड करें तो वापस 17 आ जाए, यानी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। बड़ी छोटी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। जैसे 20 और 3 दोनों को एक पर, अब 17 कैसा सकता है जब ये प्लस का हो ये माइनस का हो, तो 20 में से 3 के 17। लेकिन मल्टीप्लाई करो इनको, पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 20 दिए 60। ठीक है, चलो ऐड होके तो वही आ गया हमारे पास, लेकिन मल्टीप्लाई होके -60 आ रहा है, और आना कितना चाहिए इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई? इतना आना चाहिए जितना फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई आया। ठीक है, तो कैसे स्प्लिट करते हैं ध्यान से देखो। 15 और 2 आ जाएगा इसका। हाँ हाँ बेटा, वो मैं बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ।
हमारे पास जो ये 30 आया था ना, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं हम। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 30, आप देखो 30 किस किस किन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई आ सकता है। तो अच्छा है कि 30 के फैक्टर्स बना लो। ये देखो, पहले 2, कितना आएगा 15, फिर 3, और ये 5, यानी 30 के आपके पास जो फैक्टर आए 2, 3, 5, 2, 3 और 5 मल्टीप्लाई में 30 के। अब आप ये देखो, ये 3 नंबर है, लेकिन आपको तो 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई। अब पहले कंबाइन करके देखो। पहले ये दो, 2, 3 जा कितना हो गया 6, और एक ये कितना हो गया 5। क्या 6 और 5 मिलके किसी तरह 17 बन सकते हैं? नहीं बन सकते। हाँ, मल्टीप्लाई तो 30 आ जाएगा, वो ठीक है, नहीं बनी बात। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले दो, 5 3 जा 15, और आगे ये बचा 2, क्योंकि दो ही नंबर चाहिए। अब दोनों को ऐड करो, 17 आ रहा है, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो, 30 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो समझ में आया ये मेथड? नहीं आया? ठीक है। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर 30 आया, तो हमें 17 को इस तरह ब्रेक करना है कि उन दोनों को वापस ऐड करें तो 17 ही आए, और मल्टीप्लाई करें तो वो आए जो। कौन? शुभम? सर। हाँ, देखो क्या छोड़, कहाँ से नहीं आया ये बताओ मुझे। करना है यहाँ से। कहाँ से? 17 को प्रेस करना है। हाँ, ये अभी लिखा है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। हमें क्या करना है, 30 आना चाहिए हमारे पास। 17 को इस तरह से ब्रेक करें कि वापस ऐड करें उन दोनों टुकड़ों को तो 17 ही आए, और दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। और मेथड क्या है, आप 30 के फैक्टर बनाओगे। 30 फैक्टर आएंगे 2 × 3 × 5। ठीक है, अब ये 3 है आपके पास और चाहिए 2। तो अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी को भी, तो वो एक कंबाइन होकर एक बन जाएगा, और एक ही रहा 2। इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं तो ये एक बन जाएंगे, और एक ही रहा 2 हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों कंबाइन किया तो 6 आया, और ये 5 रह गया। 6 × 5 मल्टीप्लीकेशन तो ठीक आएगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट उसी का ही किया है हमने। लेकिन आपको चेक करना है ऐड करके, कंबाइन करके। अब 6 और 5 किसी तरह मिलके 17 नहीं बन सकते, ऐड होके भी नहीं हो सकते, ना सब्ट्रैक्ट होके हो सकते हैं। 11 आएगा मैक्सिमम, है ना? तो ये तो फैक्टर दो नहीं बन पाए, दो नंबर 17 के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 15, और ये आपके पास हो गया 2। दोनों का मल्टीप्लाई तो 30 आएगा, क्योंकि फैक्टर ही उसी के हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने उसी का किया है। अब दोनों को ऐड करके चेक करो, 17 आ रहा है। क्लियर है अब शुभम? यस सर। हाँ, तो 17 को लिखेंगे 15 + 2। 15 और 2 को ऐड करोगे 17 आएगा, और 15 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। अब जो x बाहर है मल्टीप्लाई में, इनसे मल्टीप्लाई करवा। ये 15 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, 15x, फिर ये 2x आएगा, फिर +5। ठीक है। हाँ, तो अब देखो हमने क्या किया बेटा, ये स्टेप तो मैंने आपको समझाने के लिए समझाया है कि भाई आपको इजी इजी तरीका है थोड़ा सा कैसे लिखते हैं। बट आपको ये स्टेप ना हमेशा नहीं करना, स्किप करना है इसको, ताकि आप अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सको। मैं इसको हटा रहा हूँ अभी। देखो क्या करना था, ये 17x था हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए था। 17 को ब्रेक करना था, 17 को हमने ब्रेक कर दिया। देखो 17, मैं आपको ब्रेक करने का एक तरीका बताता हूँ। देखो मेरे पास एक एप्पल है सपोज, ठीक है। अब एप्पल को मैंने हाफ कट कर दिया, तो हाफ इधर पार्ट हो गया, हाफ इधर। क्या बोलेंगे? खाली हाफ नहीं लगाएंगे। ये एप्पल था, ये 1 एप्पल है, 1 एप्पल। तो एक एप्पल को जब आधा आधा बांटेंगे तो क्या बोलेंगे? आधा। उसके साथ लगाए नेचर तो लगाएंगे उसका, हाफ एप्पल। यानी एप्पल यहाँ भी लिखा जाएगा और एप्पल यहाँ भी लिखा जाएगा, क्योंकि एप्पल ही 2 पार्ट में ब्रेक हुआ है, तो हाफ हाफ खाली नहीं, हाफ के साथ एप्पल भी लिखा होगा। इसी तरीके से 17x पे जब हम क्या करें, स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, टुकड़े बना रहे हैं, तो 17x जब टूटेगा तो 15 और 2 में टूटेगा। लेकिन जो x जो नेचर साथ लगा है, वेरिएबल साथ लगा है, वो तो दोनों के साथ ही लगेगा। क्लियर है चीज? हाँ, तो 17x को ब्रेक किया है हमने, ठीक है, सिर्फ 17 को नहीं किया है। तो 17x को ब्रेक करके 15x और 2x आ गया। अब प्लस का 15x है एक तो टुकड़ा, 17x के जो एक टुकड़ा है ना, पूरा लिख के दिखाऊंगा आपको।
एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लेंगे क्योंकि एक अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक टुकड़ा हो गया 15x और दूसरा टुकड़ा हो गया 2x, और दोनों ही प्लस के, प्लस करेंगे तभी 17x बनेगा, वापस देख लो, है ना। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो, 15 टू या 30 आ रहा है, 30 आ रहा है ना, और 30 आना चाहिए। अगर देखो हम पूरी पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाते एक्स स्क्वायर भी साथ लगता तो 30 एक्स स्क्वायर आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपने आप आ जाएगा, 15 टू या 30 और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 30 एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो 17x को ब्रेक कर लिया। अब देखो हमने क्या किया था, हमारे पास तीन टर्म थी, यहाँ पे कितनी टर्म्स हमारे पास, तीन। ये समझना इस चीज को हमने क्यों किया है ऐसा स्प्लिटिंग। और यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, बताओ कितनी आ गई यहाँ पे, कितनी टर्म्स आई बेटा बताना। इस वाली पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स आ गई, काउंट कर लो। हाँ, फोर टर्म्स। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से कि स्प्लिटिंग हमने क्यों यूज किया। एट क्लास में क्या था, हम ग्रुपिंग मेथड यूज करते थे, चार टर्म होती थी, दो पहली दो टर्म में से कुछ कॉमन आया, लास्ट के दो टर्म में से कुछ कॉमन आया, फिर दोनों के जो कॉमन थे वो भी कॉमन आ जाते थे। अब यहाँ पे क्या था, ना कॉमन फैक्टर मेथड काम कर रहा था, ना ग्रुपिंग मेथड काम कर रहा था। तो हमने क्या किया, बीच वाली टर्म को तोड़ के ना ग्रुपिंग बना दी, अब चार टर्म बना दी, तीन से चार टर्म बना दी। ठीक है, अब ग्रुपिंग हो सकती है। देखो आप किसी का भी अब ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखना कि 2x इधर लिखा है 15x नहीं, आप मैं 2x इधर भी लिख सकता हूँ और 15x पीछे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि हमें ज्यादा आसान किस में रहेगा। वैसे ये ज्यादा ठीक है क्योंकि देखो इन दोनों की ग्रुपिंग बनेगी तो ये 2 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, 2 6, इन दोनों की ग्रुपिंग बनेगी तो 5 की टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, फैक्ट ने जो स्प्लिटिंग करी है उनको कैसे भी लिख सकते हो। अब तीन से चार टर्म हो गई। ठीक है, अब हम ग्रुपिंग का मेथड का यूज करते हैं यहाँ से। अब स्प्लिटिंग हमारा हो चुका है, मेथड समझो पूरा हो गया स्प्लिटिंग। अब हमारा तो ये वापस उस मेथड पे आ गए जिससे हम काम नहीं कर पा रहे थे। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, पहले तो कांस्टेंट टर्म में चेक करो, मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है, 2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स है, एक एक्स कॉमन आ सकता है। अब रिमेनिंग अंदर पार्ट क्या बचेगा, जब इसमें से ये चला गया 2x, इसमें से ये चला गया तो क्या बचता है, डिवाइड करके चेक कर लिया करो, 6x स्क्वायर अपॉन में 2x। 6x स्क्वायर में से गया है ना, तो 2 से ये कट गया 3, और एक एक्स यानी क्या बचा 3x। ठीक है, अब ये ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है। ठीक है, ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यानी 2x है हमारे पास यहाँ पे, और एक एक्स बाहर चला गया है तो एक एक्स बचेगा यहाँ अंदर, ये रहा। ऐसे चेक कर लिया करो। अब 2x में से 2x कॉमन ले लिया तो जीरो नहीं बचेगा, 1 बचेगा, डिवाइड करके चेक कर सकते हो। इस 2x में से ये रहा, जो कॉमन लेता है उसको हम नीचे डिवाइड में लगाते हैं, तो 2x कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बचेगा 1। इन दोनों में से कॉमन आया, ब्रैकेट बंद हो गई। अब इन दोनों ग्रुप में से कॉमन लेना है। कांस्टेंट में से क्या आ सकता है, 5। अब आप ऐसे नहीं लिखना 5, गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ गया, जबकि ये बिल्कुल सेपरेट है, बीच में एक साइन दिख रहा होगा प्लस, सब सेपरेट है अपने से एक दूसरे, तो यहाँ प्लस जरूर आएगा, प्लस का 5 कॉमन लिया आपने। अब प्लस का 5 इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, वो दे नहीं पाएगा, तो ब्रैकेट स्टार्ट, कॉमन मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही था। तो 5 की टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 पे आता है। एक्स कॉमन लिया ही नहीं था और कुछ, तो एक्स का एक्स बचा रह जाएगा। 5 में से 5 कॉमन लिया, कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास कितनी टर्म हो गई, ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लाई में है, ये एक टर्म हो गई, ये बीच में प्लस आ गया। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के साथ एक टर्म ये हो गई, तो टोटल टर्म कितनी दिखाई दे रही है अब आपको, 2। हाँ, तो मैं लिख के देता हूँ साथ साथ, यहाँ पे 2 टर्म्स हो गई। ठीक है, देखो पहले हमने 3 से 4 टर्म करी, क्यों, हमें ग्रुपिंग मेथड का यूज करना था। फिर 4 से 2 टर्म हो गई, अब हम एक सिंगल टर्म ले आएंगे। अब देखो 3x+1 और 3x+1 दोनों टर्म में कॉमन दिखाई देंगे पूरी ब्रैकेट, तो 3x+1 जो है ना, ये ब्रैकेट इससे भी ले लेंगे इस टर्म से और इससे भी ले लेंगे क्योंकि है कॉमन दोनों में आ रही है। ठीक है, फिर ये इस टर्म में से 3x+1 पूरी ब्रैकेट चली गई तो खाली क्या बचेगा अंदर, 2x। इस टर्म में से 3x+1 वाली ब्रैकेट बाहर चली गई है तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 5। अब यहाँ पे देखो कितने टर्म हो गई, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, बीच में मल्टीप्लाई, तो कितनी आ गई, सिंगल टर्म। यानी हमें सिंगल टर्म यानी फैक्टर की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में ले आए, जैसे मैंने आपको बताया था 2 + 3 + 7।
इसकी जो फॉर्म थी 2 × 2 × 3, यहाँ पे 3 टर्म थी। कितनी टर्म में बताइए, कितनी टर्म दिखाई दे रही है यहाँ पे? 3। 12, ये 12 है आपका। और ये भी यहाँ पे कितनी टर्म दिखाई दे रही है आपको? एक। प्रोडक्ट की फॉर्म है ना? यानी 3 से एक सिंगल टर्म लेके आनी थी प्रोडक्ट की फॉर्म। तो यही वो कुछ वैसे ही क्वेश्चन है सेम। पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म थी, फिर हमने स्प्लिटिंग लगाया, 4 बन गई। उसके बाद हमारा वही मेथड आ गया जो हम करते थे 8th क्लास में, ग्रुपिंग करके 2 2 की ग्रुपिंग कर ली। उसके बाद सिंगल टर्म बन गई। 3 से 4 हुई, 4 से 2 हुई, 2 से 1 हो गई। बोलो क्लियर है अभी ये सबको? यस सर। समझ में आया अब? उसको क्या नाम था भाई वो? यस सर। शिवम कौन था वो? यस सर। आ गया वो शिवम? कर लोगे इसको? बेटा बताओ, ये क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? हाँ ठीक है। तो अभी देखो, इसमें ना एक आप ये देख रहे होंगे पेज नंबर 42 पे, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सोल्व करा यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जो फैक्टर थ्योरम अभी की थी ना मैंने पीछे, तो उसी से किया हुआ है। जैसे आप देखो सॉल्यूशन में, पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है आपको दिख रहा होगा, बेटा बुक ओपन कर रखी सबने? हाँ। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको, स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना लिया गया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 6 था। अब 6 को हटाना है तो डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय कंप्लीट से होता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 17, मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 17x+5, इसको इंडेक्स कर देते हैं। ये है। तो ये जो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, ये 6, इसको हमें पहले 1 बनाना है। तो देखो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। 6x² अपॉन हर टर्म, जितनी भी टर्म है सबके नीचे डिवाइड में जाएगा 6, प्लस 17x/6 प्लस 5/6। तो ये तो 6 से 6 कट जाएगा, आ जाएगा x² प्लस 17x/6 प्लस 5/6। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। हाँ। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या आगे क्या बता रहा है वो। देखो हमारे पास अगर ये 6 से हमने मल्टीप्लाई करवाया है, तो यानी 6 का तो मल्टीपल है ये पोलिनोमियल। 6 से हमें जैसे पी एफ एक्स, मैंने यहाँ पे मेरे नाम डाल देना है, पी ऑफ एक्स ये थी हमारी। अब हमने 6 से मल्टीप्लाई करवाया था पी ऑफ एक्स को, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा तो दो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। जैसे नाम है तो नाम भी बैलेंस होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, 6 पी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, 6 × पी एक्स इक्वल्स टू ये। ठीक है ना, यहाँ पे लगा हुआ है। आप बुक में देखते रहेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ना उसमें एज इट इज जो दे रखा है मैं उसी तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि आपको बाद में अगर उसको रीड करो तो प्रॉब्लम नहीं आए। फिर लिखा है इफ ए एंड बी आर द जीरोस। अब आप मुझे एक बात बता सकते हो, मैंने आपको काफी बार बताया, बहुत बार रिपीट भी किया है ये, पहले तो ये बताओ कौन सी पॉलिनोमियल है ये? तेज, तेज बताओ बेटा। Can you tell me where is this question? बेटा पेज नंबर 42 इन एनसीईआरटी नोटबुक। बताओ मुझे। तो बुक में देखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पॉलिनोमियल लिखी है यहाँ पे, ये कौन सी पॉलिनोमियल है ये बताओ। एक्चुअली आप सामने आ रखे हो इसलिए दिख नहीं रहा, तो आपने बुक नहीं ओपन कर रखी है, देखो बताओ ये कौन सी पॉलिनोमियल है? बताओ तेज भाई। 6x² प्लस 17x+5। महक बेटा आप बताना ये कौन सी पॉलिनोमियल है?
हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी मुझे अब ये भी बता दो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। मैंने बताया था आपको सिंपल तरीका। हाँ, कैसे पता लगता है? जितनी डिग्री होती है उतने ही, जितनी डिग्री होती है उतनी, वेरी गुड, जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये चीजें याद रखो भाई, बहुत सिंपल चीजें हैं कि आप सिर्फ पॉलिनोमियल को देखो कि पॉलिनोमियल कौन सी है, उसकी डिग्री कितनी है। जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपके पास। तेज समझ में आया अब तुम्हें ये? हाँ, तो अब कौन सा सेक्शन है तुम्हारा तेज? A1। ठीक है, तो अब याद रखोगे इस चीज को कि जितने हमारे पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब जीरोस क्या होते हैं, फिर भूल तो नहीं गए सभी क्या होते हैं? अब तेज तुम बताओ, तेज तुम ही बताओ मुझे, नंबर ऑफ जीरोस क्या, सॉरी जीरोस क्या होते हैं? पॉलिनोमियल के जीरोस। सर जैसे सर पोलिनोपी एक्स इज इक्वल टू, वो जो पोलिनोमियल होता है उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, जो वैल्यू आती हाँ, रख तो देते हैं, लेकिन मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? मैं मेथड नहीं पूछ रहा, मीनिंग क्या है? जीरोस किसको कहते हैं? है। एक्स ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको करने के बाद, सारा सॉल्यूशन करने के बाद जीरो आए। हाँ हाँ, यानी एक्स की वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल में अगर पुट करते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए, क्योंकि वो जो वैल्यू है पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो लेकर आ रही है। तो इसलिए उसका नाम रख दिया हमने, उस वैल्यू का नाम रख दिया कि ये इसका जीरो है। वेरिएबल की उस वैल्यू का नाम रख दिया हमने कि उसका जीरो है। तो बेटा ये जो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको, ये आगे तभी बेनिफिशियल रहेगा ताकि आपको पीछे की चीजें अच्छे से याद रहे, एक एक चीज याद रहनी चाहिए। ठीक है, पोलिनोमियल क्या है, कौन सी पोलिनोमियल है, उसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस क्या होते हैं, ये चीजें। ठीक है, तो आगे करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम मैंने बताई थी आपको कि हमें क्या करना होता है बेटा, वही जैसे आप करते आ रहे हो, जीएक्स में से जीरो निकालो और पीएक्स में पुट कर दो, और अगर आंसर जीरो आ रहा है तो फैक्टर है, यही फैक्टर थ्योरम है हमारी। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आपने मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किया एग्जाम पर, मैंने दिए थे करने के लिए। इसमें क्या करना है, अब मैंने यहाँ तक बताया आपको, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आपके पास ये 5/6 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके जो फैक्टर्स दे रखे हैं आपको ए एंड बी के। लेट अस लुक एट सम पॉसिबिलिटीज फॉर ए एंड बी। प्लस का हाफ, माइनस का हाफ, प्लस माइनस का 1/3, ये सारी वैल्यूज एक बार पुट करके चेक करनी है यहाँ पे। जैसे कि पहले 1/2 पुट कर रखा है, उसमें तो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है ना, जीरो नहीं आ रहा है। बट पी ऑफ -1/3 जब आप पुट करोगे तो वो आंसर जीरो आ रहा है, यानी एक्स प्लस 1/3 इसका फैक्टर है। सिमिलरली बाय ट्रायल, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपका ट्रायल करके चेक करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरा फैक्टर चेक करोगे तो 5/2 मिलेगा, यानी आपको माइनस का 5/2 रखने से आंसर जीरो आएगा, तो दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा, दो ही होंगे इसके क्योंकि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझना, इसको करना की कोशिश करना, और अगर नहीं होता है फिर मैं इसको दोबारा से कल से फिर से समझा दूँ। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपको 14 क्वेश्चन भी करना है। 15 क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, वो एक अलग मेथड से है। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन जो पीछे मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं वो सारे भी करने हैं, और ये जो एग्जाम्पल आज दिए 14 ये भी करना है आपको। ठीक है।